वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 30 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 31। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है 2021 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सारे के सारे प्रश्न होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, विश्व शौचालय दिवस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट है, यह दिवस प्रतिवर्ष थोड़ा तीव्र गति से चलना जरा 19 नवंबर को मनाया जाता है। कल मनाया गया होगा, आज 20 है। इस दिवस की शुरुआत 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी। और विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज है क्या? प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, करेक्ट है स्टेटमेंट। और इस दिवस की शुरुआत 19 नवंबर 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी, दूसरा भी सही है। और विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या है? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज है। तीनों के तीनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी है इस बार से। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। तो विश्व शौचालय दिवस की शुरुआत 2001 में हुई थी। ठीक है, विश्व शौचालय संगठन ने की थी, जिसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक मतलब ऑफिशियली रूप से घोषित कर दिया गया था। इस वर्ष 2020 की थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय सिंगापुर में, और विश्व शौचालय संगठन की स्थापना 19 नवंबर 2001 को। ठीक है, अनएड्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। अनएड्स की स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी, और यह वर्ष 2025 तक विश्व से एड्स को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। थोड़ा और समय लगेगा, 2030 है ये। कब तक? 2030 तक, 25 तक नहीं। तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ पर है। चूँकि पहला सही है तो डी नहीं होगा, तो ए होगा ना। तो देखिए, HIV रोकथाम के लिए वैश्विक निवारण गठबंधन की मंत्री स्तरीय बैठक, जिसे वैश्विक HIV रोकथाम गठबंधन की ओर से अनएड्स और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा आयोजित किया गया था। इसके तहत वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है। फिर से सुन लीजिएगा, HIV रोकथाम के लिए वैश्विक निर्माण गठबंधन की मंत्री स्तरीय बैठक, जिसे वैश्विक HIV रोकथाम गठबंधन की ओर से अनएड्स और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा आयोजित किया गया था। इसके तहत वर्ष 2030 तक ना कि 25 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अनएड्स एक समस्या समाधानकर्ता की भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC द्वारा की गई थी, और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संयुक्त उपक्रम है। तो पहला वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि 2030 तक का लक्ष्य है, 25 तक का नहीं है। गिल्लन बर्रे सिंड्रोम GBS से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है जो केवल वायरस के संक्रमण से होता है। इस सिंड्रोम से परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे शरीर के अंगों की कार्य करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, कम हो जाती है। गिल्लन बर्रे सिंड्रोम ऑटो इम्यून विकार है। देखिए, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है या वायरस से होता है। ठीक है, केवल वायरस गलत है यहाँ पर, दूसरा वाला सही है केवल, तो बी है इसका आंसर। तो गिल्लन बर्रे सिंड्रोम GBS एक बहुत ही दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यह बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होता है, ऐसा नहीं है केवल वायरस से होता है। देखिए, इस विकार से ग्रसित रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस को मारने के प्रयास में गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उस पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे शरीर के अंगों की कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों से संबद्ध होता है। ठीक है, तो अभी कोविड के कारण ये चर्चा में रहा, गिल्लन बर्रे सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के संदर्भ में विचार करना है। इस परियोजना का उद्देश्य केरल सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाने संबंधी अवधारणा को पूरा करना है। अभी न्यूज़ में था ना कुछ माह पहले, राइट टू इंटरनेट एक्सेस फंडामेंटल राइट्स बताया था ना केरल हाई कोर्ट ने।
इस परियोजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन जीने वाले 20 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त उच्च गति से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है क्या? है क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट KFON, केरल राज्य बिजली बोर्ड, केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है। किसकी है? केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। इस परियोजना का उद्देश्य है केरल राज्य सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाने संबंधी अवधारणा को पूरा करना है। इस परियोजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन जीने वाले 20 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त उच्च गति से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट भी, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संदर्भ में विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इसकी शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। संगठित क्षेत्र नहीं है, असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना है, तो दूसरा गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रवर्तित योजना है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। करेक्ट है पहला। इस योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे न कि संगठित छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, असंगठित है, संगठित नहीं है। इसके साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी उत्पादों को भी सहायता प्रदान करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? एक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा, और यह है स्टैचू ऑफ पीस। कहाँ किया है अनावरण? राजस्थान में किया है। ए है आंसर इसका। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पाली जिले में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। 151 ऊंची है इनकी प्रतिमा, अष्ट धातु से बनाई गई है। इन 8 धातुओं में तांबे का जो प्रयोग है सबसे अधिक हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टैचू ऑफ पीस विश्व शांति में अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। 151 देखिए, ये फीट है, फीट, ठीक है। 8 धातु, तांबा सबसे ज़्यादा है इसमें। चलिए देखिए, 151 इंच ही है, फीट नहीं है। 151 इंच यानी कितने फीट हो गया ये? 12 फीट 7 इंच, ठीक है। तो 151 इंच है ये। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस की। तो बात करेंगे अब जैन आचार्य जी के बारे में। तो देखिए, जो जैन आचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी, इनका जन्म हुआ था 1870 को और मृत्यु हुई 1954 में। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में जैन संत के रूप में निष्ठापूर्वक और समर्पित रूप से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया। उन्होंने प्रेरणादायक साहित्य की भी रचना की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वदेशी को अपनाने का समर्थन किया, ठीक है। प्रेरणादायक साहित्य में इनकी कविताएं, निबंध और भक्ति भजन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, अप्रैल 2020 तक विश्व में कोविड-19 के 74% मामले ऐसे देशों से थे
जहां 60 से 70% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। भारत में भी अप्रैल 2020 तक कोविड-19 से सबसे अधिक वही राज्य प्रभावित हुए जिनमें शहरीकरण सबसे अधिक है। ऐसा है क्या? ऐसा था क्या? बिल्कुल, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। नीचे देख लीजिएगा सही पूछा है या सही नहीं। तो वर्तमान में देखिए स्थिति क्या है। विश्व के कई शहर 1930 के दशक की महामंदी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं कोविड की वजह से। ऐसी बहुत सी चीज़ें और गतिविधियां जो शहरी जीवन का प्रतीक हुआ करती थी, आज उन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस महामारी के कारण सामुदायिक समारोह, खेल गतिविधियों, शिक्षा और मनोरंजन आदि की प्रक्रिया में भारी बदलाव देखने को मिला है, जो दिख रहा होगा आपको। अप्रैल 2020 तक कोविड-19 के 74% मामले ऐसे देशों में थे जहां 60 से 70% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। कौन से देश हैं वो? अमेरिका, चीन, रूस, इटली, स्पेन। भारत में भी अप्रैल 2020 तक कोविड-19 से सबसे अधिक वही राज्य प्रभावित हुए जिनमें शहरीकरण सबसे अधिक है। जैसे कि महाराष्ट्र में 45% शहरीकरण है, गुजरात में 43%, दिल्ली में 98%, राजस्थान 25%, मध्य प्रदेश 28%, तमिलनाडु 48% और उत्तर प्रदेश 22%। ठीक है। देखिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में कोविड-19 संक्रमण के तीव्र प्रसार का मुख्य कारण सघन शहरी आबादी और लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सही से पालन ना करना बताया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। स्टार्स परियोजना इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न इससे, मतलब मेरी टेस्ट सीरीज़ में। और स्टार्स का कुछ पूर्ण रूप है। क्या है ये स्टार्स प्रोजेक्ट? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा का संचालन में सुधार के साथ राष्ट्रीय स्तर पर डेटा मूल्यांकन और शिक्षण प्रणाली तथा सीखने के परिणाम में आवश्यक सुधार करना है। इस परियोजना को शुरुआती स्तर पर देश के 15 राज्यों में लागू किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है स्टार्स प्रोजेक्ट, किसी भी तरह से प्रश्न इस पर बन सकता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, 15 राज्यों कुछ ज़्यादा हो गए, अभी 6 राज्यों में इसको लागू किया जाएगा। तो 2 को एलिमिनेट करके पहला लगाइए। देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा का संचालन में सुधार के साथ राष्ट्रीय स्तर पर डेटा मूल्यांकन और शिक्षण प्रणाली तथा सीखने के परिणाम में आवश्यक सुधार करना है। ठीक है। इस परियोजना को शुरुआती स्तर पर 6 राज्यों में लागू किया जाएगा, न कि 15 राज्यों में, और इन राज्यों में योजना के क्रियान्वयन के अनुभवों के आधार पर इसे देश के अन्य राज्यों में विस्तारित किया जाएगा। तो पहले कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं, उसके बाद 15। हाल ही में चर्चा में रही अमिताभ कांत समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से संबंधित है अमिताभ कांत समिति? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है, जनजातीय क्षेत्रों के उद्धार से नहीं है, रक्षा से नहीं है, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। देखिए अमिताभ कांत समिति केंद्र सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 6 से अधिक शिक्षाविदों के अतिरिक्त केंद्रीय स्कूल शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इस समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व की समितियों के सुझावों को लागू करने में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान के विकल्प प्रस्तुत करने के लिए जो है कार्य दिया गया है इसको। तो एक मोटा मोटी तौर पर याद रखिए अमिताभ कांत समिति जो हाल ही में बनाई गई किससे संबंधित? शिक्षा क्षेत्र से संबंधित। अब है अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कारक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण और स्मॉग को बढ़ावा दे रहे हैं? पढ़िए इनको। किसानों द्वारा फसल अपशिष्ट को जलाया जाना, ट्रैफिक की बढ़ती समस्या, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में कम निवेश, औद्योगिक प्रदूषण एवं कचरे के ढेर। देखिए पढ़ते ही लग रहा है ये तो कि हाँ ये होना चाहिए। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में कम निवेश हुआ है क्या? यहाँ गाड़ी अटक सकती है, नहीं अटकेगी, सही है। अभी ट्रैफिक की बढ़ती समस्या, बिल्कुल। किसानों द्वारा फसल अपशिष्ट को जलाया जाना, जो पराली जलाने की समस्या है, सबसे मुख्य है ये। एनसीआर जो भारत के जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं वहाँ सबसे ज़्यादा होता है ये, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले। तो सारे के सारे लगा दो, डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ अपनी सीमा साझी करता है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का एक मुख्य कारण है इन राज्यों में किसानों द्वारा फसल अवशेषों का जलाया जाना। इन किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल के अवशेष एवं चावल के भूसे जलाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 35 मिलियन टन फसल जो है इन राज्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष जलाए जाते हैं। पवन क्या करती है, हवा क्या करती है, इन प्रदूषकों और धूल कणों को अपने साथ एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाती है उड़ाकर, और हवा में कैद हो जाते हैं। अब देखिए, दिल्ली में ट्रैफिक की बढ़ती संख्या से उत्पन्न प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण माना जाता है। इस वायु प्रदूषण एवं स्मोक के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है। एक अन्य कारण के रूप में हम देखते हैं कि सर्दियों का जो मौसम है, जब वो आता है तो हवा में धूल के कण और अन्य प्रदूषक स्थिर हो जाते हैं और एक जगह विस्तारित नहीं हो पाते, मतलब अन्य जगह विस्तारित नहीं हो पाते, एक जगह अटके रहते हैं वो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक और कारण अधिक जनसंख्या का होना भी है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में कम निवेश को भी वायु प्रदूषण के अन्य कारणों में से एक बताया गया है। ठीक है, ये निबंध में लिख सकते हो आप। देखिए, दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण कार्य भी अन्य दोषी हैं जो वायु में धूल और प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। औद्योगिक प्रदूषण एवं कचरे के ढेर भी दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एवं स्मॉग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष दिवाली के अवसर पर जो पटाखा बिक्री होती है ना, प्रतिबंध है तब भी होती है। ठीक है। ये एक बड़ा कारण ना हो, मतलब धुंध के जिम्मेदार के लिए शीर्ष कारण ना हो ये वाला, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर योगदान तो देते ही है ना। मतलब 24 से 48 घंटे या 72 घंटे तक तो रोकेगा ही ना, सब अटक जाएगा हवा में। ठीक है। पिछले वर्षों से फिर भी कम हुआ है, लेकिन है तो है। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और तीव्र गति से पढ़ाने के चक्कर में यदि कोई शब्द छूट जाता है तो आप पॉज मार के इसको पढ़ा कीजिए। जैसे देखिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, लिख सकते हो आप इनको मुख्य परीक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।